हेलो दोस्तों, अभी तक हम आप लोग को पढ़ा रहे थे इतिहास। ठीक है, इतिहास के 3 वीडियो हम अपने चैनल पे डाल दिए हैं। आज ही हम चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि सिंध घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में हम बताए थे कि सिंध घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, इसके नामकरण कैसे हुआ था, किन्होंने खोजा था इसका, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे था। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं कि इसके विस्तार में कौन कौन से स्थल पाए गए, कहाँ कौन कौन से स्थल थे, कहाँ किस किस देश में पाए गए। आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे सिंध घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, सिंध घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो पाए गए हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में पाए गए। अफगानिस्तान में 2 स्थल पाए गए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम बताएंगे नीचे। और उसके बाद पाकिस्तान में 500 प्लस हमारे स्थल पाए गए। ठीक है, और भारत में 900 प्लस टोटल स्थल पाए गए। ठीक है, तो अगर सिंध घाटी सभ्यता के स्थल के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल पाए गए, पाकिस्तान में 500 और भारत में 900 प्लस जो है हमारे स्थल पाए गए। तो अब तक अभी तक जो सन चल रहा है, अब तक कुल लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं सिंध घाटी सभ्यता में। ठीक है, हम इन्हीं सभी देशों के एक एक करके एक एक स्थल के नाम के बारे में बताएंगे और उस स्थल में क्या किस चीज का साक्ष्य प्राप्त हुए थे ये भी बताएंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में हम बताए थे कि सिर्फ हमारे 2 स्थल खोजे गए, जिनका नाम था सोर्तगोई। क्या नाम था? सोर्तगोई। क्या नाम था? सोर्तगोई। ठीक है, और दूसरा नाम हमारा था मुंडीकाक। ठीक है, तो इसमें से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, ये चीज बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस कुछ साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए, सिर्फ इसमें स्थल के नाम पूछे जाते हैं। जो हमारे स्थल का नाम है क्या? सोर्तगोई और मुंडीकाक। देखो, बात यह है कि टोटल सिंध घाटी सभ्यता में लगभग अब तक 1500 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं। लेकिन हम 1500 को अगर पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा समय भी लगेगा, टाइम टेकन भी होगा। तो हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में 2 हमारे पाए गए, सोर्तगोई और मुंडीकाक। ठीक है, और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हमने यहाँ पे बताया कि आपको 500 से भी ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के 500 स्थल में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे। जैसे हड़प्पा बताए थे, मोहनजोदड़ो बताए थे। ठीक है, इन सब के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन आज हम इसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में 3 प्रांत में पाएंगे। टोटल पाकिस्तान में 3 प्रांत में हमारे सिंध घाटी के स्थल पाए गए हैं। जो पहला प्रांत था पंजाब प्रांत। जैसे हमारे इंडिया में एक पंजाब है। ठीक है, पंजाब जब भारत और पाकिस्तान एक था तो दो पंजाब थे, एक उत्तरी, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। ठीक है, तो पाकिस्तान के 3 प्रांत में हम स्थल पाए गए, एक पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। इसमें हम पाकिस्तान में स्थल पाए गए 3 प्रांत में, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, अगर हम पंजाब प्रांत की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो सिर्फ हड़प्पा नामक एक ऐसा स्थल था जो रावी नदी के किनारे पाया गया। हम पिछले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हड़प्पा रावी नदी किनारे पाया गया। और खोजा कौन? दयाराम साहनी जी। कब खोजे? 1921 में। ठीक है, तो ये पंजाब प्रांत का एक ही इंपॉर्टेंट है जो हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाया गया। और आगे बात हम सिंध प्रांत की करें तो सिंध प्रांत में हमारे इंपॉर्टेंट जो है 3 हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोडदीजी। ठीक है, सिंध प्रांत में हमारे 3 स्थल खोजे गए, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोडदीजी। ठीक है, तो सिंध प्रांत में हमारे 3 हो गए। और बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, उसमें कौन कौन से पाए गए? सुतकांगेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। क्या क्या पाए गए? सुतकांगेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। ठीक है, तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे बता दिए हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोडदीजी, सुतकांगेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, ये अभी तक जो हमारे सिंध सभ्यता है सबसे बड़ा नगर कहा जाता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चनहूदड़ो, कोडदीजी, सुतकांगेडोर, डाबरकोट और बालाकोट। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो और सुतकांगेडोर, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और बाकी में भी पूछे जाते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सुत्तांगेडोर और बालाकोट। ठीक है, अगर हम भारत के स्थल की बात करें तो ये हमारे हो गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। अब हम भारत के स्थल के बारे में बात करें, भारत के स्थल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम एक राज्य को लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम प्रांत को लेके चले थे और यहाँ पे हम राज्य को लेके चलेंगे। ठीक है, कि किस राज्य में कितने पाए गए और जो इंपॉर्टेंट हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। हम जब भारत का मैप बना के बताए थे आपको, तो जम्मू और कश्मीर में एक हमारा नाम था जिसका नाम था मांदा। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में एक हमारा स्थल पाया गया जिसका नाम है मांदा। मांदा हम बताए थे कि ये चिनाब नदी के किनारे पाया गया, जो जम्मू और कश्मीर में है। और जो मांदा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। क्या, कौन सा स्थल था? सबसे उत्तरी स्थल। ठीक है, और ये कहां पे पाया गया? जम्मू और कश्मीर में। तो भारत के स्थल में हम जम्मू और कश्मीर के स्थल के बारे में बात की जिसका नाम है मांदा। मांदा चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? चिनाब नदी किनारे। हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। अब आगे बात करें हम तो रोपण और संघोल, क्या नाम है? रोपण और संघोल। ठीक है, जो है पंजाब प्रांत में। किस प्रांत में है? पंजाब प्रांत में। ठीक है, तो रोपण देखिए, एक पा, यहां भी पा से पंजाब। इसी याद करने की ट्रिक है कि रोपण और पंजाब। ठीक है, और संघोल भी पंजाब में संघोल जो है ये भी पंजाब में है। ठीक है, तो ये सब स्थल के नाम है हमारे, रोपण, संघोल। अब देखो हरियाणा में, अब पंजाब के थोड़ा सा मैप के नीचे बात करें तो सबसे ऊपर क्या था? हमारा था जम्मू और कश्मीर। उसके नीचे जाएंगे तब हमारा पंजाब, उसके भी नीचे आएंगे तब हमारा पंजाब का जो पड़ोसी है राज्य है वो है हरियाणा। ठीक है, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बनावाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। क्या नाम है? बनावाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा। जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा हरियाणा के स्थल नहीं है, तब हम लोग जब हमको ये तीनों याद रहेंगे तभी तो हम चौथों को टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको याद करने की ट्रिक बताएं हरियाणा के लिए तो देखो, बनावली को हम जान लें कि बंधुआली। ठीक है, और राखीगढ़ी मतलब राखी, बंधुआली राखी, भगवानपुर मतलब भगवान का नाम लेके। तो याद करने की ट्रिक है ये कि बंधुआली राखी, भगवान का नाम लेके। अगर ट्रिक याद करें, बाकी अगर ये तीन ही है, हम लोग अगर इंपॉर्टेंट बात करें तीन ही है तो इसको याद कर लें तभी अच्छा है। अगर नहीं याद हो रहा है, एग्जाम में भूल जा रहे हैं, स्थलों में कंफ्यूजन हो रहा है, तब हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि बनावाली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। ठीक है, अब हरियाणा के बाद अगर हम उसके नीचे भी जाएं मैप में तब हमारा आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, कालीबंगा, बालाथल। दो हमारे इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा, बालाथल। ठीक है, कालीबंगा में क्या पाया गया था? काली मतलब काली, बंगा मतलब चूड़िया। ठीक है, तो हम ये याद कर सकते हैं कि कालीबंगा में कौन से साक्ष्य मिले थे हमको? काली रंग की चूड़ियां मिली थी। जब हम वहां पे खुदाई हुई थी तब वहां पे क्या मिला था? काली रंग की चूड़ियां। ठीक है, और क्या मिले थे? जूते हुए खेत मिले थे। और क्या मिले थे? अग्निकुंड मिले थे। मतलब कालीबंगा में क्या क्या मिले थे? काली रंग की चूड़ियां, जूते हुए खेत, अग्निकुंड। ठीक है, और दूसरा अगर स्थल की बात करें राजस्थान के तो उसका नाम है बालाथल। ठीक है, तब हम भारत के किन किन राज्यों की बात करें कि अभी तक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अगर अब बात करें तो यूपी, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट क्या है? आलमगीरपुर। अच्छा, आलमगीरपुर हम आप लोग बताए थे कि आलमगीरपुर हमारा सबसे, जब मैं बताए थे तब उसमें बताया था आलमगीर पर हमारा सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है पर हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और उसके बाद बात करें संगोली। ठीक है, तो आलमगीरपुर, संगोली और बड़गांव, ये तीनों है, ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं स्थल। ठीक है, अब हम बात करें दायमाबाद। जब मैप बताए थे तो दायमाबाद किस नदी के किनारे है? ये गोदावरी नदी के सहायक नदी या फिर गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे दक्षिणी, देखिए ये है हमारा सबसे दक्षिणी स्थल। ठीक है, सबसे दक्षिणी स्थल हमारा कौन सा है? दायमाबाद। ठीक है, जो गोदावरी नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अगर दायमाबाद की बात करें तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, अब
अगर एग्जाम में पूछा था कि सबसे ज्यादा स्थल अभी तक किस राज्य में पाए गए हैं, तब हमारा नाम होगा गुजरात। क्या नाम होगा हमारा? गुजरात। यहां से हम गुजरात, आप लोग को देख के भी लग गया होगा कि सबकी लिस्ट में कम है, लेकिन इस वाली लिस्ट में कुछ ज्यादा ही है। गुजरात में देखिए इसमें 2 हैं इंपोर्टेंट। अगर सबसे ज्यादा स्थल पाए गए हैं तो वो हमारे गुजरात में होंगे। और गुजरात में भी सबसे इंपोर्टेंट अगर बात करें तो वो है हमारा लोथल। ठीक है, लोथल सिंध घाटी सभ्यता के बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिंध घाटी सभ्यता के बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, लोथल में सब सिंध सभ्यता का बंदरगाह भी मानते हैं, और यहाँ पे चावल के साक्ष्य भी मिले थे और अग्निकुंड मिले थे। अब आप कहेंगे कि अग्निकुंड यहाँ भी मिला था, यहाँ भी मिला था। ठीक है, तो अग्निकुंड 2 जगह मिले थे। कहाँ कहाँ पे? लोथल में जो कि गुजरात में है, और कालीबंगा में जो कि राजस्थान में है। ठीक है, और आगे बात करें धौलावीरा। धौलावीरा से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि धौलावीरा में कौन से साक्ष्य मिले थे हमको, किस राज्य में पड़ता है? तो धौलावीरा हमारा गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, यहां पे क्या मिला था? जल निकासी के लिए नाली मिली थी। ठीक है, वहां पे जब खुदाई हुई तो जल निकासी के लिए यहाँ पे नाली की प्राप्त हुई थी। नाली कैसी नाली? लकड़ी की बनी हुई नाली। इससे ये लगता है कि यहाँ के लोग काफी साफ सुथरे लोग थे, क्योंकि पानी को इकट्ठा होने नहीं देते थे, पानी आसानी से निकल जाता था। ठीक है, तो लकड़ी की नाली कहाँ पे मिला था अगर पूछा जाए तो हमारा धौलावीरा से मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर गुजरात में बात करें तो लोथल तो है ही, उसके साथ सुरकोटदा भी है। सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा में अगर काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, घोड़े के अस्थि के अवशेष कहाँ मिले थे, वो हम कहेंगे सुरकोटदा। क्या कहेंगे? सुरकोटदा। ठीक है, और अगर बाकी इंपोर्टेंट स्थल की बात करें गुजरात के, तो हमारे हो गया ये रंगपुर, भगत राव है। ठीक है, सॉरी भगत राव है, और ये रोजदी। ठीक है, अगर गुजरात के हम राज्य बात करें तो लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा और रंगपुर ये हमारी इंपॉर्टेंट है। बाकी भगत राव और रोजदी ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी स्थल का नाम जानिएगा। कौन से स्थल किस देश में पड़ते हैं, किस देश के किस प्रांत में पड़ते हैं, या फिर किस राज्य में पड़ते हैं, ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में इसी को घुमा फिरा के हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या जाने? सिंध घाटी सभ्यता के स्थल जाने। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ का नगर नियोजन क्या था, ठीक है, वो हम आगे जानते हैं। आइए अभी तक हम क्या देखें। ठीक है, स्थल, इंपोर्टेंट स्थल जो हमारे भारत में पाए गए, पाकिस्तान में पाए गए और अफगानिस्तान में पाए गए। अफगानिस्तान में हमारे सिर्फ 2 ही स्थल पाए गए। अब आइए आगे देखते हैं सिंध घाटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सिंध घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। हम लोग जानते तो हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी या फिर शहरी सभ्यता थी, लेकिन इसे नगर अपना नियोजन कैसे करता था, नगर को बनाए कैसे थे ये लोग। ठीक है, क्यों हम इसको नगर कहते थे, क्यों हम इसको शहर में लेते हैं, तो आइए जानते कि इसका नगर नियोजन उस टाइम का कैसा था। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जो सिंध घाटी सभ्यता का नगर नियोजन था, ये हमारी ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ग्रिड पद्धति क्या होता है कि कोई भी गांव के चारों तरफ सड़क हो, कोई भी जैसे एक मोहल्ला टाइप का हो, और चारों तरफ इसके हमारे सड़क हो, इंपॉर्टेंट सड़क हो। ठीक है, और जो कि शतरंज नुमा टाइप का हो। किस नुमा का हो? ग्रिड पद्धति हमारी जो होती है शतरंज नुमा टाइप का होता है। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं। जैसे देखिए कि ये भी सड़क है, ये भी सड़क है, ये भी सड़क है और ये भी सड़क है। अब चारों तरफ से सड़कों से घिरा रहता था, और बीच में हमारे घर हुआ करते थे उस टाइम के। ठीक, अब अगर आगे बात करें तो शहरों का विभाजन किस तरह का था। शहर ये नहीं कि शहर अलग अलग नहीं थे, शहर का भी विभाजन हुआ था। जैसे इस टाइम पे गांव अलग है, शहर अलग है, उस टाइम पे भी क्या कहते हैं, अलग अलग थे। ठीक है, जो शहर थे हमारे अलग अलग थे। ठीक है, तो एक को हम डिवाइड किए थे पूर्वी नगर में, और दूसरे को डिवाइड किए थे हम पश्चिमी नगर में। अगर हम पूर्वी नगर की बात करें तो इसको निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, और पश्चिमी नगर की बात करें तो इसको हम ऊपरी नगर या फिर दुर्ग कहते थे। दुर्ग मतलब जहां अमीर लोग रहते हैं। ठीक है, पश्चिमी नगर मतलब अमीर लोग, पूर्वी नगर मतलब गरीब लोग। पूर्वी नगर में गरीब लोग रहते थे और अमीर लोग कहाँ रहते थे? पश्चिमी नगर में। ठीक है, इसको निचला नगर कहते थे, इसको ऊपरी नगर या फिर दुर्ग कहते थे। दुर्ग ऊपरी नगर को कहते थे। ठीक है, तो दुर्ग क्या होता था? दुर्ग एक घर टाइप का होता था जो हमारे ईंट,
ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, जो दुर्ग था, दुर्ग किसका बना था? ईंट, ईंट का। ठीक है, ईंट जो थे हमारे कच्चे और पक्के दोनों ईंट थे। अगर हम ईंट के रेशियो की बात करें, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के अगर रेशियो की बात करें, तो 4:2:1 के अनुपात, मतलब ये 4 लंबाई हो गई, 2 हमारी चौड़ाई हो गई और 1 हमारी ऊंचाई हो गई। ठीक है, LBS। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का अगर अनुपात हम किए, जो उस टाइम पे जो ईंट थे तो 4:2:1 के अनुपात में थे। ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारा ये नगर नियोजन था, ये काफी ज्यादा सड़कों पर भी निर्भर करता था कि सड़क कैसे थी, उस टाइम पे सड़क कैसी थी, हम क्यों इसको शहर की तरह लिए। ठीक है, सड़क जो थी, 2 प्रकार की सड़कें हुआ करती थी, मुख्य सड़क और पतली सड़क। ठीक है, जो मुख्य सड़क थी वो हमारी बड़ी बड़ी सड़कें थी, और जो पतली सड़क थी हमारे गांव में की तरह सड़कें थे। ठीक है, अगर जो सड़क थी, मुख्य सड़क और पतली सड़क, 2 सड़क थे, तो उस टाइम के जो दरवाजे थे, जो घर के दरवाजे हुआ करते थे, वो पतली सड़क की तरफ खुलते थे। किस तरफ खुलते थे? पतली सड़क की तरफ उनके दरवाजे खुलते थे। किनका? घर के दरवाजे। ठीक है, जो घर के दरवाजे या फिर हम दुर्ग के दरवाजे माने, तो वो पतली सड़क की तरफ खुलते थे और बड़ी सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, क्योंकि अगर बड़ी सड़क की तरफ खुलेंगे तो एक्सीडेंटल प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगी। इसलिए वो लोग जागरूक थे कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम इसको एक शहर की तरह लेते हैं। किसकी तरह लेते हैं? शहर की तरह लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए कि पतली सड़क की तरफ खुलते तो थे, लेकिन लोथल को छोड़कर, लोथल के क्यों छोड़ते थे? लेकिन जो लोथल के निवासी थे वो लोग बड़ी सड़कों की तरफ, मतलब मुख्य सड़क की तरफ अपना दरवाजा खोलते थे। ठीक है, क्योंकि वो लोग बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे। उसको हम व्यापार का केंद्र भी अभी भी कहते हैं, उस टाइम भी व्यापार का केंद्र था। हम जहाजों के, पानी वाली जहाजों के थ्रू यहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें तो कुआं, उस टाइम पे कुआं भी हुआ करता था। ठीक है, कुआं तो अब गांव में भी होते हैं, कहीं कहीं शहर पे भी पाए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे शहर में हुआ करता था कुआं। ठीक है, और शौचालय की बात करें, हर घर में शौचालय की स्थिति थी, हर घर में शौचालय थे। और अब जैसे अब इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी हर घर शौचालय का संबंध प्रावधान लेके आए हैं। ठीक है, तो शौचालय हर घर में उस टाइम पे भी था, क्योंकि इससे मतलब ये निकलता है कि हम लोग अभी कुछ साल पहले ही, लगभग अगर 90 के दशक में चले जाएं, ठीक है, तब उस टाइम पे बहुत कम घरों में शौचालय हुआ करते। लेकिन अब सोचिए कि जब सिंध घाटी सभ्यता थी तब की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे भी शौचालय हुआ करते थे। ठीक है, हर घर में शौचालय हुआ करते थे। ठीक है, और आगे बात करें तो सामूहिक भवन, मतलब सामूहिक भवन मतलब बड़े भवन होते थे जिसमें काफी समूह के लोग रहते थे, काफी सारे लोग रहते थे वहां पे, इसलिए उसको क्या बोला गया? सामूहिक भवन। सामूहिक भवन भी बनाया जाए, जो हमारे ईंटों के बने होते थे, कच्ची और पक्की ईंटों के बने होते थे, सामूहिक भवन। ठीक है, और अन्नागार, अन्नागार क्या होता है? अन्नागार होता है जहां अन्न को या फिर खाद्य सामग्री को इकट्ठा करके रखा जाए, उसे अन्नागार कहते हैं। अन्न हम लोग जानते हैं ना, अन्न जो अन्न होता है या फिर खाने की वस्तुएं जो होती हैं, खाने की सामग्री जो होती है, हम उसे अन्नागार में सुरक्षित रखा जाता था। क्यों रखते थे? क्योंकि कभी अगर सूखा पड़ जाए या फिर कभी बाढ़ आ जाए, तो जो हमारे यहाँ अन्नागार स्थित है उसमें जो अन्न है, हमारे लोगों के, हमारे जो यहाँ सिंध घाटी सभ्यता के लोग निवास करते थे, उन लोगों का भरण पोषण आसानी से हो सके। ठीक है, तो ये थे हमारे अन्नागार। ठीक है, तो इसीलिए इस सब की स्थिति जो अभी भी ज्यादातर भारत में नहीं है, हम ये कहेंगे, ये नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन अब होने लगे हैं। अभी 90 के दशक की अगर बात करें तो अभी तक नहीं थे, तब सोचिए कि उस टाइम पे भी ये सब सारे सिस्टम हमारे थे। ठीक है, इसलिए एक शहर की तरह सारा सड़क थे, दरवाजे थे। ठीक है, शहरों का विकास था, ग्रिड पद्धति पे था। ठीक है, तो इस सबको अगर हम अपने माइंड में रखें और सोचें कि ये एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये कैसी सभ्यता थी, तो आप लोग कहेंगे ये एक नगरीय सभ्यता थी या फिर एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े आज सिंध घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल बताए, जो एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और हम इसका नगर नियोजन क्या था, नगर कैसे बसे थे, किस पद्धति पे थे, ठीक है, किस नुमा के थे, शतरंज नुमा के थे। ठीक है, शहरों का विकास 2 प्रकार का हुआ था, विभाजन
पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। जो पूर्वी नगर था गरीब लोग रहते थे, जिसको निचला नगर कहा जाता था। जो पश्चिमी नगर था वो ऊपरी नगर कहा जाता था। ऊपरी नगर फिर ऐसे दुर्ग भी कहते। जो दुर्ग था वो ईंट के बने होते, जो कच्ची और पक्की दोनों ईंट बने थे। ठीक है, सड़क की व्यवस्था थी, दरवाजे बढ़िया थे, पतली सड़क की तरफ दरवाजे खुलते थे। लेकिन लोथल में जो थे वो लोग व्यापारी थे, इसलिए वे बड़ी सड़क या फिर मुख्य सड़क की तरफ दरवाजा खोलते थे। कुआं था, शौचालय थे, सामूहिक भवन थे, अन्नागार था, ये सब सारे, स्नानागार भी था। ठीक है, अगर हम इसमें एक पॉइंट आउट डाल दें, स्नानागार, ठीक है, स्नानागार, ये सब सारी सुविधाएं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इसलिए हम इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने सभी दोस्तों के पास भेजें जो कि भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीए कर रहे हैं, मतलब वो सभी एग्जाम जिसमें इतिहास आता है। ये लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए और उन्हें कहिए कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम लगातार वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे तो प्रमुख स्थल के साथ साथ हम किस स्थल में क्या चीज पाया गया, कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, ये चीज हम बताएंगे आप लोगों को, और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम आप लोग बताएं। अगर आप लोग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। थैंक यू।